नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा फिर इस वीडियो को एक बार लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में। और भारत से के इतिहास का ये 5वां वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में। तो मगध राज्य का उत्कर्ष का मतलब क्या हुआ कि हमारे भारत में सबसे पहले उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ, नगरीय सभ्यता किस प्रकार से आ गई, एकदम से लोग रहने लगे, आक्रमणकारी भी आए, यवन आए कई, तो हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे सीख लेंगे। यूनानी आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे कि कौन कौन हमारे भारत में आया और हमारे कितने महाजनपद थे, और जो टोटल महाजनपद थे उसमें सबसे पहले कौन सा महाजनपद था जहाँ पर पहला शासन किया गया। तो हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो मैं आपको देता हूं आपको तुरंत उससे रिलेटेड वीडियो मिल पाए। तो ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नॉन टेक्निकल इतिहास का एक पार्ट बहुत ही अच्छा कवर करेंगे, और आप लोग पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है मगध राज्य का उत्कर्ष, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं एक जानकारी दे दूँ, एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ, फिर हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। मेरी बातों को ध्यान से आप सुनिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले देखिए 16 महाजनपद थे जब महाजनपदों का उत्कर्ष हुआ, यानी कि 16 महाजनपद जो थे उनमें से सबसे प्रमुख था मगध, ठीक है। और अवंतिका था एक, जो कि अच्छा फैला हुआ था, लेकिन सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली जो था वो आपका मगध रहा। यानी कि जितने भी शासक आए उन्होंने मगध से ही अपना प्रारंभ किया शासन करना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे। तो प्राचीन वंश के संस्थापक थे आपके बृहद्रथ। कौन थे आपके? बृहद्रथ। ये आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बृहद्रथ आपके प्राचीन वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजधानी किसको बनाया? राजगृह को बनाया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अगर मैं वंश की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला वंश कौन सा आया इस समय? सबसे पहला वंश था आपका हर्यक वंश। तो ये पॉइंट सभी बच्चों को याद होना चाहिए। सबसे पहला वंश आपका कौन सा था? हर्यक वंश था। और इस समय 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 544 साल पहले, ठीक है। तो उस समय मगध की राजगद्दी पर बिंबिसार बैठा। अब देखिए मैंने क्या बोला, प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। इसके बाद ही इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं मिल पाई, लेकिन उस समय फिर हर्यक वंश की जानकारी मिली। तो हर्यक वंश जो था, ठीक है, हर्यक वंश कब हुआ? बिंबिसार वहाँ पे गिरिब्रज यानी कि राजगृह की आपकी जो राजगद्दी थी वहाँ पर ये बैठे, और 544 ईसा पूर्व में बैठे, ठीक है। अच्छा, इनका जो एक पुत्र था, ठीक है, इनका पुत्र था अजातशत्रु। इन्हें बिंबिसार को मार के और उनकी जो सत्ता थी वो हत्या ली, यानी कि वैसे भी मिलना थी, लेकिन कोई बात होगी इस समय तो इन्होंने अपनी वो सत्ता को हत्या लिया, ठीक है। और आपको एक पॉइंट और याद रखना, ठीक है, जो बिंबिसार थे एक बहुत ही शक्तिशाली अच्छे राजा थे। हर्यक वंश में सबसे पहले जो राजा हुए, और इन्होंने बृहद्रथ को हराकर अंगराज्य को भी इसमें शामिल कर लिया था, जिन्होंने 52 वर्षों तक राज किया। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि बिंबिसार ने कितने वर्षों तक राज्य किया, तो ये आपको याद होना चाहिए 52 वर्षों तक, ठीक है। इसके पुत्र अजातशत्रु है, जैसे कि मैंने बताया, इसका नाम एक कुड़िक था, और ये जैन धर्म का अनुयायी था, जिसने बिंबिसार को मार डाला, उनकी सत्ता को हत्याया। उसी प्रकार से अजातशत्रु का एक पुत्र था उदयन, इसने भी अपने पिताजी को हराया, मारकर उनकी गद्दी को अपने वो बैठे, यानी कि गद्दी को उनको हत्या लिया, ठीक है। ये भी एक जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। फिर इसने 461 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना करी। पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना करने के पश्चात ये वंश कई समय तक चला, और अंतिम राजा हर्यक वंश का था नागदशक। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था और प्रथम राजा कौन था। तो प्रथम राजा, तो अगर आपसे बोला शासन किसने किया, राजगद्दी पर कौन बैठा? बिंबिसार, ठीक है। संस्थापक कौन था? अगर आपसे बोले प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन करता है, कई लोग हर्यक वंश सोचते हैं तो फिर बिंबिसार लगा देते। तो उन्होंने राजगद्दी पर बैठे थे वो, ठीक है। उसके बाद अजातशत्रु, फिर उदयन, और फिर लास्ट में नागदशक। तो नागदशक आपके जो लास्ट आपका हर्यक वंश था उसके अंतिम शासक थे। आई थिंक सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद शिशुनाग आए। जो शिशुनाग थे उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी वैशाली राजधानी बनाई, ठीक है। इन्होंने नागदशक को हरा दिया था, इन्होंने नागदशक को मार डाला। शिशुनाग आए नागदशक के बाद, और इन्होंने नागदशक को मार डाला, और इन्हें मारने के पश्चात इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, पाटलिपुत्र से चेंज करके।
तो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो उदायन जो थे इन्होंने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना करी थी 461 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठकर। बाद में नागदेशक आए थे जो अंतिम राजा थे हर्यक वंश के। उसके बाद फिर शिशुनाग आए जिन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना करी और राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी, ठीक है। राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ कर दी? वैशाली कर दी। ये पॉइंट याद होना चाहिए आपको। पाटलिपुत्र से वैशाली किसने की थी? शिशुनाग ने की। फिर वापस इसका एक पुत्र था कालाशोक, इसने क्या किया? बाद में वापस राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया, ठीक है। बाद में कालाशोक ने जो अपनी वापस इनकी जो राजधानी थी वो किसको बनाया? कालाशोक को बनाया। ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी, किसने स्थापना करी पाटलिपुत्र शहर की? तो आप बताएंगे उदायन ने की। और वापस पाटलिपुत्र से जो हटाकर वैशाली कौन लाया था? ये आपका कौन लाया था? मतलब आपका पाटलिपुत्र से आपको वैशाली कौन ले गया? शिशुनाग। और उन्हीं का पुत्र था कालाशोक जो वैशाली से वापस पाटलिपुत्र ले पाया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 नाम मैंने यहाँ पे बताया, उदायन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी, उसके बाद शिशुनाग वंश में आए और इन्होंने पाटलिपुत्र से राजधानी हटा के वैशाली किया। और वैशाली से वापस पाटलिपुत्र किसने किया? इसी के पुत्र कालाशोक ने। इस वंश का अंतिम राजा जो था वो नंदी बर्मन था। क्या था? नंदी बर्धन या नंदी बर्मन भी नाम से ये पूछा भी जाता है, ठीक है ना। कई बुकों में नंदी बर्धन लिखा है, कई बुकों में नंदी बर्मन लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। नंदी बर्धन इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। इसके बाद तीसरा वंश आया इसी समय, नंद वंश। और इसके जो प्रभावी राजा उस समय हुए वो महापद्म नंद थे। और ये 321 ईसा पूर्व की बात है। यानी कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लगभग 600 ईसा पूर्व से बात कर रहे हैं और लगभग 600 ईस्वी तक बात करेंगे। लगभग ये जो कार्यकाल चला आपका ऐतिहासिक काल का, ये आपका चला 1000 वर्ष के आसपास, 1000 से 1200 के आसपास, ठीक है ना। फिर उसके बाद आधुनिक भारत मध्यकालीन भारत फिर लग गया था। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 712 ईस्वी से, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम आया था, ठीक है ना। फिर वहाँ से आपका लग गया था मध्यकालीन भारत। तो उसके पहले कोई मुस्लिम भारत नहीं आया था, क्योंकि कोई भी मुस्लिम शासक भारत नहीं आया था। तो यहाँ पे इस समय सभी जो राजा थे वो प्रभावी राजा थे और हिंदू राजा थे, ठीक है। तो नंदवंश, तो आप लोग इसे किसी पॉलिटिक्स की दृष्टि से ना देखें, वीडियो को ज्ञान की दृष्टि से देखें और सारी चीज़ों को एक एक समझें, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं नंदवंश। तो नंदवंश का राजा कौन था? महापद्मानंद। और मैसोदेनिया के सरकार सिकंदर ने पूर्व राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा और वह हार गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैसोदेनिया के सरदार था सिकंदर ने, और यहाँ पर पूर्व राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ, जिसे हम लोग हाइडेस्पीन का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है कि झेलम का युद्ध कब था? जब मैसोदेनिया के सरदार सिकंदर, आप लोगों ने सिकंदर का नाम सुना होगा, सिकंदर ने पूर्व राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में, महापद्मानंद के शासनकाल में। तो इस युद्ध को बहुत फेमस युद्ध कहा जाता है और ये हाइडेस्पीन का और झेलम का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। सिकंदर का जो जन्म था वो 356 ईस्वी में हुआ था और लगभग 323 के आसपास इसकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर की। इससे पहले 326 में इसने युद्ध भी किया था, तो मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में, जानकारी दूंगा। तो सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये क्वेश्चन आता है। तो नंदवंश के समय ही ये सिकंदर आया था भारत और उसने युद्ध किया, ठीक है। और ये फिर हार भी गया सिकंदर। और फिर इसका एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो इसके कारण ये जीत भी गया था। फिर इसने और भी युद्ध लड़े, फिर वो जीत गया, मतलब ये युद्ध हारा भी और युद्ध जीता भी। तो और 326 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, जिसे हम हाइडेस्पीन और झेलम का युद्ध कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है। तो इसने युद्ध लड़ा लेकिन ये यहाँ पे हार गया था। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं हारने के पश्चात, जैसे ये हार गया तो सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईस्वी में हो गई। और 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में, जो बेबीलोन एक बीमारी, बेबीलोन में ज्वर के कारण हो गई, बीमारी होती है ज्वर, उसके कारण से इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, बेबीलोन से हो गई, ठीक है। तो और ग्रीक लेखक हैं एक अग्रमिज, ठीक है, जिन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को दी है और इसको लिखा हुआ है, ग्रीक लेखक ने इसके बारे में बताया। अच्छा, नंदवंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो नंदवंश का जो राजा, एक प्रथम राजा था महापद्मानंद था। उसके बाद मैसोदेनिया के सरकार सिकंदर ने पूर्व राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा लेकिन ये हार गया, ठीक है, 326 ईस्वी में, जिसे हाइडेस्पीन का युद्ध कहते हैं।
इसका जन्म जो हुआ था सिकंदर का 326 ईस्वी में हुआ था। इसका एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, ये पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके साथ ही भारत में मेगास्थनीज अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। सिकंदर की मृत्यु कब हो गई? 323 ईस्वी में, 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई, ठीक है ना। तो क्लियर होना चाहिए, बेबीलोनिक बीमारी ही थी जिसके कारण से इनकी प्राण चले गए। ज्वर होता है वो उस पर एक प्रकार का, ठीक है। तो अंतिम शासक इस राज्य के तो कौन थे? इस शासन के कौन थे? घनानंद थे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद आया आपका मौर्य वंश, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे इस जो हम लोग ऐतिहासिक मगध राज का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम शासक आपको पता चल गया, जो घनानंद था उसकी मृत्यु हो गई। तो ये मृत्यु उसकी कैसे हुई? चंद्रगुप्त मौर्य आए। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद के साथ युद्ध किया, ठीक है। किसने युद्ध किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस में? 322 ईस्वी में। क्योंकि आपको पता है 323 ईस्वी में तो सिकंदर मर गया था, ठीक है, आपका बीमारी के कारण से। और 322 ईस्वी में फिर चंद्रगुप्त मौर्य आए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु जो चाणक्य थे घनानंद के साथ युद्ध किया, जो कि अंतिम शासक था आपका, ठीक है ना, नंदवंश का। तो इसके साथ युद्ध किया और इसे फिर हराया। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो था वो आया 305 ईस्वी में, ठीक है। तो उसने युद्ध किया लेकिन वो भी हार गया। तो सेल्यूकस निकेटर को आपने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने इसे हरा दिया। और इसे हराने के पश्चात इसकी एक पुत्री थी सेल्यूकस निकेटर की, उसके साथ इन्होंने व्याह रचा लिया। जो इसकी पुत्री थी उसका नाम था करनेलिया। तो इसकी पुत्री जो थी सेल्यूकस निकेटर की करनेलिया, इसके साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने शादी कर ली। तो उस समय क्या है, दक्षिण भारत को छोड़कर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने पूरे पे राज्य पे शासन कर लिया था। जैसे भारत हो गया, पाक हो गया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन्हीं के अधिकार में थे और इनकी वहाँ पे चलती भी थी, ठीक है। करनेलिया की शादी के पश्चात इनका जो काबुल का एरिया है, कंधार है, हेरत है, मकरान है, जो हमारे अफगानिस्तान पाकिस्तान में पड़ते हैं, इस एरिया पर भी इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य नॉर्मली जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। तो उसी समय इन्होंने जैन धर्म भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, ठीक है। और ये 8 महाजनपद तब तक जीत चुके थे। 16 में से 8 महाजनपद जीत चुके थे। यानी कि इन सबसे पहले तो अंग राज्य को, अवंती जो था, मगध था, वो आसीपास थे, अंग को भी शामिल कर लिया था मगध में। वो किसने शामिल किया था? वो शामिल किया था आपके बिंबिसार ने, ठीक है ना। तो वहीं से फिर ये चलता गया। इसके साथ ही 8 महाजनपद और जीत लिए। इसका जो आपका उल्लेख है ये आपको बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, जिसका नाम है अंगुत्तर, है ना। तो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, मैंने बताया, जैनी गुरु भद्रबाहु के साथ एक जैन धर्म की दीक्षा ली और जैन धर्म इन्होंने अपना लिया था, ठीक है। अच्छा, मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो भारत आया था सेल्यूकस निकेटर के साथ, लेकिन ये हार गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी पुत्री के साथ विवाह भी कर ली थी। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी हुई है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने, जो कि सेल्यूकस निकेटर का कौन था? राजदूत था। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो ये पॉइंट सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। तो इसकी मृत्यु जो है उपवास के दौरान श्रवणबेलगोला में हो गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी, ठीक है। इसके बाद इन्हीं के पुत्र थे बिंदुसार, जिन्हें हम लोग पुराणों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे नॉर्मली अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं, अमित्रघात इन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट सभी को याद होना चाहिए। तो अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, अमित्रघात का मतलब क्या है? शत्रु विनाशक। मौर्य वंश में किसे कहा जाता था? अमित्रघात, यानी कि बिंदुसार को ही कहा जाता था। अच्छा, वायु पुराण में इनके बारे में वर्णन है। देखिए मैंने ये सिलेक्टिव पॉइंट आपके लिए रखे हुए हैं, आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। इतिहास में जो भी मैं पार्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चन 100% फंसेंगे। तो बिंदुसार जो हम बात कर रहे हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है भद्रसार, ठीक है, जिसका वर्णन वायु पुराण में है। और जैन ग्रंथों में इसी का नाम सिंहसेन भी है, यानी कि सिंहसेन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आई थिंक सभी को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। किसके? बिंदुसार के। तक्षशिला आपका कहाँ है? पता है आपको, इस समय पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर 2 विद्रोह हुए और इसे दबाने के लिए
बिंदुसार ने अपने पहले पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो ये वहाँ से लौट के आ गए। इसके पश्चात ही अशोक को भेजा, लेकिन अशोक एक प्रभावी राजा उस समय था, शक्तिशाली भी था और माइंडेड भी था, और वो समझता था सारी चीज़ों को, गरीबों के दुख दर्द भी समझता था। तो उसने इसी प्रकार के सबको घुल मिला के वहाँ के महाजनपदों को भी जीत लिया था। इस प्रकार से बिंदुसार के कार्यकाल में इसने 10 महाजनपदों को जीत लिया था। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, 8 महाजनपद चंद्रगुप्त मौर्य और 10 महाजनपद टोटल बिंदुसार के कार्यकाल में यहाँ पर ये लोग जीत चुके थे मौर्य वंश में। ठीक है ना। अब इसी के बाद आपके आते हैं सम्राट अशोक, 269 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अशोक राजगद्दी पे बैठे, पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। तो अशोक वर्धन सम्राट अशोक ही थे, जिन्हें पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाना जाती है। और राजगद्दी पर बैठने के बाद इन्हें राजपाल यानी कि अवंती का राजपाल भी कहा गया। ठीक है, यानी कि इन्हें अवंती का राजपाल भी कहा जाता था। तो मैंने बताया कि मगध के साथ अवंती था, अंग थे, इसके आसपास इन्होंने काफ़ी सारे महाजनपदों को जीत लिया था। और अशोक एक ऐसा प्रभावी राजा था जिसने पूरे 16 के 16 महाजनपदों को जीत लिया था, युद्ध करके, बाहरी आक्रमण के द्वारा भी, और हर तरीके से। और ये बुद्धिमान राजा भी था। तो एक अशोक एक प्रभावी राजा था, ऐसा हम कह सकते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध में 261 ईसा पूर्व, है ना, 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग युद्ध हुआ। इसमें बहुत रक्तपात जो हुआ, खून बहा, मार कटाई हुई, इसको देखकर ये बहुत दुखी हो गया था। चूँकि इनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, तो ये जैन धर्म से ही रिलेटेड थे। लेकिन इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ये शिक्षा इन्होंने ली थी। और इसके बाद ये बौद्ध की शिक्षा को ग्रहण करके बौद्ध धर्म को मानने लग गए। ठीक है। और इन्होंने, ये मैंने बताया, ये इतने प्रभावी राजा थे कि इन्होंने 16 के 16 महाजनपदों को जीत लिया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले बताया 8 किसने जीते, चंद्रगुप्त मौर्य ने, 10 बिंदुसार ने। ठीक है ना। और उसके बाद जो 16 के 16 अशोक ने जीत लिए। इन्होंने सांची का स्तूप बनाया। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने इनके जो 2 बच्चे थे, महेंद्र व संघमित्रा, दोनों को श्रीलंका भेज दिया। और वहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने जानकारी दी कि वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाए श्रीलंका में। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि किसने अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, तो सम्राट अशोक ने। उनके नाम क्या थे, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि इन्हीं के कार्यकाल से इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे मौर्य वंश जो है लगभग कितने साल तक चला, तो 137। ये आपके PCS परीक्षा में पूछा गया कई बार, है ना। इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम में जो एक पार्ट आता था, उसमें इतिहास वाला सब्जेक्ट बच्चे चूज़ करते थे, उसमें भी ये पूछा गया इंजीनियरिंग सर्विस में। एडमिनिस्ट्रेशन में तो कई बार आया ही है, IAS में। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त था। अब इस वंश का भी अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त था, ये याद रखना है। तो सबसे प्राचीन भारत का जो, मतलब जो हम लोगों ने प्राचीन वंश स्थापित किया था, उसका शासक कौन था, बृहदत्त था। और लास्ट में भी अशोक के बाद कौन था, अंतिम वंश का जो मौर्य वंश का अंतिम शासक, वो भी बृहदत्त था। आई थिंक सभी को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अशोक के कई सारे अभिलेख थे, जिसमें से कुछ मुख्य हैं, और इनकी जो खोज की थी वो फैनथेलर ने की, जबकि इस अभिलेख को पढ़ा समझा जेम्स प्रेसेव ने। इसके पहले कोई समझ नहीं पाया था कि इनका मीन्स क्या है। यानी कि ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैनथेलर और जेम्स प्रेसेव। फैनथेलर जो थे, इन्होंने अभिलेख की खोज की कि उसके द्वारा कई सारे अभिलेख मिले। ठीक है, 14 से अधिक थे। इसी प्रकार से जेम्स प्रेसेप जो थे, इन्होंने लगभग 1900 के बाद ही इसे पढ़ा, और 1800 यानी कि 18वीं शताब्दी में इनको पता चला, 19वीं शताब्दी में इसे पढ़ा गया। अंतिम शासक भी जैसा कि मैंने बताया बृहदत्त थे। ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसमें से एक मुख्य है, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है अशोक का, तो आप बता देंगे 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। ठीक है ना। ठीक है। तो हमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर याद होना चाहिए थे। ठीक है। अच्छा, इस समय इनके कार्यकाल में गुप्तचर जो होते थे, उन गुप्तचर को गूढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष। नॉर्मली गुण भी बोलते थे और गुण पुरुष भी बोलते थे। और यहाँ की जो सरकारी भूमि होती थी, इसे सीता भूमि कहा जाता था। तो ये आप पढ़ेंगे, आप जब इतिहास पढ़ेंगे, आप सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ेंगे। और इसके साथ ही मैंने ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल बताया, तो उसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। नॉर्मली सीता भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं।
एक ही स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर जो होते थे उन्हें संस्था कहा जाता था, और एक से दूसरे स्थान पर जाते थे उन्हें संचार कहा जाता था। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संचार और संस्था। जो वहीं पर रह के काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिशियल काम कर रहे हैं वो संस्था है, लेकिन एक दूसरे से अगर ये काम कर रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ जाके कुल मिला के ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका संचार। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आपका मौर्य वंश कंप्लीट हो गया। इसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य आया, तो हम लोग बेसिक सा डिस्कस करेंगे, आप लोग बस इतना यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, ब्राह्मण राज साम्राज्य आया। ब्राह्मण साम्राज्य अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो इसमें शुंग वंश आया, फिर कण्व वंश आया, सातवाहन वंश आया। शुंग वंश क्या था? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, इनको मारकर पुष्यमित्र शुंग जो था ये वहाँ की राजगद्दी पर बैठा, और राजगद्दी पर बैठने पर इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इसने विदिशा में भरहूत स्तूप का निर्माण भी कराया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भरहूत स्तूप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। भरहूत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा में के आसपास कराया। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और अंतिम शासक इस वंश का कौन था? देवभूति था। कौन था? देवभूति। इस समय पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणों को साम्राज्य के लिए 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया था, क्योंकि ये ब्राह्मण साम्राज्य था तो ब्राह्मणों को इस बार बराबर यहाँ पे दिया गया था काफ़ी। फिर इसके बाद आया कण्व वंश, इसमें वासुदेव आए। वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी 73 ईसा पूर्व में। ये ईसा पूर्व की ही बात चल रही है। ठीक है, तो 73वें ईसा पूर्व में कण्व वंश आया। कण्व वंश कैसे आया? वासुदेव यहाँ पर आए, वासुदेव ने शासन किया देवभूति को मारकर, और इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। ये आपको याद होना चाहिए, वासुदेव सुशर्मा। जिस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग और देवभूति, पुष्यपुत्र शुंग आए, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मारा, बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने वहाँ की राजगद्दी को हत्या और विदिशा को राजधानी बनाया, भरूच निर्माण करवाया। इसके साथ अंतिम शासक इस कार्यकाल का देवभूति था। देवभूति को मारकर वासुदेव ने देवभूति को मारा, और उसके बाद ही इसने वहाँ अपनी राजधानी स्थापित करी और इसने राज किया। फिर अंतिम शासक सुशर्मा था, और सुशर्मा, ठीक है, जो सुशर्मा यहाँ पे इसने राज किया। इसके बाद सातवाहक वंश आया, जिसे आंध्र वंश के नाम से भी जानते हैं। तो फिर यहाँ पे शुमुक आए, ठीक है, जिन्हें हम सातकर्णी भी कहते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर आके यहाँ पर की राजगद्दी को संभाला, और इन्होंने फिर किसको? सुशर्मा को मारा। तो इस प्रकार से हत्या करते गए, और लोग जो राजा थे वो राजगद्दी को हड़पते रहे। ठीक है, इस समय सातकर्णी ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए और एक राजसूय यज्ञ करवाया। राजसूय एक ऐसे यज्ञ होता है कि जब आप किसी राजगद्दी पर बैठते हैं तब वो यज्ञ कराया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसने राजधानी कब कहाँ बनाई? गोदावरी नदी के किनारे बनाई। ये लगभग आपके साउथ में बनाई। ठीक है ना, गोदावरी नदी के किनारे। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और सातवाहक राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, यानी कि उसने मिलाने का काम किया, पूरा कवर किया वो एरिया। ठीक है। अच्छा, इसी काल में चांदी, सोना, सीसा, कोटिन और कांसा के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है ना। और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ भी इसी काल से हुआ था। यानी कि क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की देने की जो प्रथा का आरंभ कब हुआ? तो ये कब हुआ? सातवाहन यानी कि आंध्र वंश में। किसके कार्य में? सिमुक के कार्यकाल में। तो सभी बच्चों को यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब आप मेरी बात पूरा अच्छे से ध्यान से आप समझिए। यहाँ तक सातवाहन वंश, इसके बाद शक वंश आए। ठीक है, ये कई सारे वंश आए, कई सारे इसके बाद धर्म आए, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, वो सब हमने चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। और इसके बाद फिर भारत पर आक्रमण हुआ, जिसमें यवन ने भारत पर आक्रमण किया, यवन का साम्राज्य हुआ, है ना, जिसमें मैंने बताया अभी आपको शक वगैरह आए। ठीक है, और भी कई सारे जो थे वो इन्होंने हमला किया भारत में आके। तो हम लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से समझना है हम लोगों को, और सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो भारत के यवन राज्य का मैं एक वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। ठीक है, हिंद, यूनानी, आपका शक, पहलव, कुषाण, ये सब इसके बाद आए। तो आप लोग इसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इसके बाद लगातार जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो मैं वो वीडियो पहले बना चुका हूँ, भारत पर यवन राज्य, यानी कि भारत में इसके बाद जो आक्रमण हुआ सबसे पहला वो किसका हुआ। ठीक है, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में फिर सबसे पहले आक्रमण हुआ था तो किसका हुआ? तो हम लोग पढ़ते थे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, ये सब हम उसमें पढ़ते थे। तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस बाद में करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, जो कि यवन के बाद आए गुप्त साम्राज्य, क्योंकि बीच में जब कई सारे
ऐसा बोल सकते हैं कि शक आ गए, उस समय कुषाण आ गए, ठीक है, और इन्होंने अपने जो थी वंश की स्थापना करी, वहाँ पे अपना आपका वर्चस्व बढ़ाया उन्होंने। उसके बाद ही फिर गुप्त वंश का साम्राज्य आया, ठीक है, और गुप्त वंश के साम्राज्य के साथ फिर यहाँ पर ये प्राचीन भारत का अंत हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। इस वीडियो में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य और ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में अच्छे से जाना। ओके दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।